अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन क्या होती है उसके मतलब हमने पढ़ा, और साथ हमने डेप्रिसिएशन के काजेज़ यानी कि वो वजूहात जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन अक्ल होती है उनके मतलब पढ़ा। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन की क्या इंपॉर्टेंस या क्या नीड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स मौजूद हैं। स्टूडेंट इनको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं डेप्रिसिएशन के साथ। अक्सर ये टर्म्स शार्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन में और इन टर्म्स में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले नंबर पर हमने लिखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो कल हमने जनरली पढ़ा था कि हमारे एसेट्स में डिक्रीज होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करने पर आएंगे तो वो हम क्या लिखेंगे? ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ग्रेजुअली होता है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज़ की कीमत में कमी का होना। इससे बात होगी कि ग्रेजुअली डिक्रीज कि थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता उसमें कमी हो रही है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये मस्ट अकर होती है, अगर आप एसेट खरीदते हैं तो ये उसकी डेप्रिसिएशन लाजम अकर होगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास है डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, टिम्बर ट्रीज, स्टोन हिल्स एक्सेट्रा। कि जो हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल माइन है, कोल माइन हमारे पास मौजूद है, और जितनी ज्यादा हम इसमें से प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, ये हमारी वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा। यदि कोल माइन की जो वैल्यू है, ये एसेट हमारे पास मौजूद था, हमने प्रोडक्शन को क्या किया है? इंक्रीज कर दिया है, तो इसने क्या किया? प्रोडक्शन इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि माइन एक स्टॉक है, कोल माइन है, माइन के अंदर कोल का स्टॉक पड़ा हुआ है, और जितना ज्यादा हम स्टॉक को निकालेंगे उतना उसमें समझे कि आप उसमें कमी हो रही है, स्टॉक हमारा कम हो रहा है, तो ये हमारे वेस्टिंग एसेट्स में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ट्रीज की एग्जांपल है, टिम्बर ट्रीज की, कि अगर आपके पास मौजूद हैं तो मैक्सिमम नंबर आपके पास मौजूद हैं 5000। तो अगर आप उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर डिक्रीज करते जाएंगे, 5000 से कम होते जाएंगे, तो ये भी हमारे किस में आ रहा है? वेस्टिंग एसेट्स में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिप्लेशन। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, टिम्बर ट्रीज, स्टोन हिल्स एक्सेट्रा क्या कहलाता है? डिप्लेशन कहलाता है। और इसके साथ हमारे पास अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन कल हमने पढ़ा था, एक चीज अगर आपको याद हो कि काजेज के अंदर इफेक्ट्स ऑफ टाइम, एक्सटर्नल काज के हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल काज के अंदर हमने पढ़ा था कि इफेक्ट्स ऑफ टाइम। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो डेप्रिसिएशन होती है इनटेंजिबल एसेट्स की, यूज के साथ साथ वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। बेशक अगर आप उनको इफेक्ट्स ऑफ टाइम ये होता है कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया या नहीं किया, ये बात डिपेंड या मैटर नहीं करती। आपके पास उसका टाइम जो है वो खत्म हो गया है, यानी कि जिस टाइम के लिए आपके पास वो एसेट मौजूद था वो टाइम अब एंड हो चुका है, तो एसेट्स की डेप्रिसिएट हो चुका है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कॉपीराइट के बारे में। तो कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो सी होता है और इसके ऊपर एक सर्कल लगा होता है, इसे हम कॉपीराइट का सिंबल कहते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कॉपीराइट क्या होता है कि हम किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे शख्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट देते हैं कि वो हमारा कंटेंट इस्तेमाल कर ले और एक मखसूस मुद्दत के लिए इस्तेमाल करे, और जब वो मुद्दत खत्म हो जाएगी तो कॉपीराइट भी एंड हो चुका है, उनके पास अब राइट नहीं रहा कि वो हमारा कंटेंट इस्तेमाल करे। तो हमने उन्हें कहा कि 5 साल तक अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 5 ईयर के बाद वो खत्म हो चुका है। इसके लिए टेंजिबल एसेट्स की मैं एग्जांपल दी थी, साथ दी थी कि लीज होल्ड्स में अगर हमारे पास आ जाते हैं टेंजिबल एसेट, हम करते हैं किसी से हाउस लेते हैं या बिल्डिंग लेते हैं, लीज पर लेते हैं हम बिल्डिंग, तो उसमें हम क्या ये करते हैं कि 10 साल के लिए हम लीज पर ले लेते हैं और 10 लाख की हम उसकी वैल्यू रखते हैं। 10 ईयर्स है हमारे पास और उसकी वैल्यू हमने कितनी दी? लीज की जो रकम है वो 1 मिलियन है। 1 मिलियन उसकी अमाउंट हमने पे कर दी, यानी कि 10 साल। तो हर साल क्या हो रहा है? वो 1 लाख रुपए कम होती जा रही है। बेशक हमने इसको 10 साल नहीं इस्तेमाल किया, हमने इसको 3 साल इस्तेमाल किया, लेकिन
हर साल वो क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, हमें पता चला कि जो ऐसे एसेट्स जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं वो क्या कहलाती है, amortization, यानी कि depreciation of intangible assets like copyrights, leasehold, goodwill, etc. is known as amortization। उसके बाद आता था हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लक्चुएशन। आपको पता होगा कि मार्केट हमेशा सेम नहीं रहती है, मार्केट में कभी कमी आ जाती है, कभी ज्यादती आ जाती है। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट जो होती है, इसकी वजह से अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करते, बल्कि उसे हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। फ्लक्चुएशन में हमारी दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे एसेट की कीमत बढ़ सकती है या कम हो सकती है। एग्जांपल इसकी हमारे पास आ सकती है बाइक्स की। हमारे पास बाइक्स मौजूद थे, हमने जो पर यूनिट बाइक खरीदा हुआ था वो था 1,65,000 का। तो पर यूनिट बाइक था हमारे पास 1,65,000 का। तो गवर्नमेंट ने इस साल बजट के अंदर ये फैसला कर दिया कि इन पर जो टैक्स है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो मार्केट में कमी होगी कितनी, 10,000। तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 1,55,000। हमने तो 1,65,000 का खरीदा था, अभी तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मौजूद हैं, हमने तो आगे सेल करने के लिए खरीदा हुआ है, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर मार्केट इसकी कीमत बढ़ा दे, यानी कि ये 10,000 कम होने के बजाय 10,000 टैक्स इंपोज कर दे गवर्नमेंट, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह हम अगर देखें कि जो हमारे पास जगह होती है, लैंड होती है किसी मखसूस इलाके में, बहरिया के अंदर या किसी और जगह पर, तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अगर हमारी बिल्डिंग हमने 10 लाख रुपए में खरीदी थी, तो मार्केट अगर 10 साल के बाद वो उसकी मार्केट, उस जगह की मार्केट बढ़ गई है, हमारी बिल्डिंग तो डेप्रिसिएट हो रही है लेकिन उस जगह की जो मार्केट है वो बढ़ गई है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन। ये इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। फ्लक्चुएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन हमेशा कमी है, यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीज है, और जो फ्लक्चुएशन है ये इंक्रीज और डिक्रीज है, यानी कि दोनों चीजें मौजूद है इसमें। इंक्रीज भी हो सकती है हमारी वैल्यू और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन। अमोर्टाइजेशन क्या होती है कि डेप्रिसिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमने पढ़ लिया था, और इसमें हमने टेंजिबल एसेट की जो एग्जांपल आपको दी, मैंने एग्जांपल दी कि हम अगर एक्वायर करें कोई हाउस, कोई बिल्डिंग लीज पर, तो लीज जो हमारा लीज पर एक्वायर करते हैं वो हमने बिल्डिंग परचेज ही की होती, परचेज हमने वो नहीं की, हमने मखसूस मुद्दत के लिए लिया और उसको दोबारा वापस पकड़ना पड़ेगा, तो वो भी हमारा लीज होल्ड क्या चला जाएगा, इनटेंजिबल एसेट्स में ही काउंट किया जाएगा। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, ये क्या होती है, डिप्रेशन होती है कि हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है, जो ऐसा एसेट है जो अगर हम उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें तो वो वैल्यू डिक्रीज कर देता है। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, माइंस हैं, टिम्बर ट्रीज हैं, स्टोन हिल्स हैं। तो स्टोन हिल्स में से हम जितना ज्यादा पत्थर निकाल कर बेचेंगे, स्टोन तो कम हो रहा है, वो एट द लास्ट जो मैक्सिमम यूनिट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स हो जाए, इन चीजों की जो डेप्रिसिएशन है, यानी कि इनमें जो कमी आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमने डिस्कस की। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फाइंड करने का एक मेथड। तो डेप्रिसिएशन को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आप ये अज्यूम करें कि आपने एक कार खरीद ली है या ट्रक खरीदा है आपने बिजनेस यूज के लिए, और उसकी कीमत है 10 लाख। आपने इस ट्रक को इस्तेमाल करना है 7 साल, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको हमने इस्तेमाल करना है 8 साल, ठीक है। तो इसकी लाइफ कितनी होगी, 8 इयर्स। आपने इस ट्रक को 8 साल इस्तेमाल किया, और ये ट्रक कितने का लिया था, 10 लाख रुपए का। लाइफ इसकी कितनी है, यानी कि कितना इस्तेमाल हुआ, 8 साल की मुद्दत के लिए इस्तेमाल हुआ। और जब इसकी जो बेचा 8 साल के बाद, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 2 लाख रुपए। तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमें डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी हुई है। तो ये डाटा हमें रिक्वायर होता है फाइंड करने के लिए, यानी कि ट्रक की हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, कास्ट प्राइस, वो भी हमारे पास मौजूद आ गई है, लाइफ इतने साल हमने उसको इस्तेमाल किया, और मार्केट वैल्यू एट द एंड वो कितनी प्राइस का है।
तो इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि आप ये करेंगे कि जितने का आपने लिया था वो क्या है 10 लाख, इसमें से आप माइनस कर देंगे जितने का आपने सेल कर दिया, यानी कि स्क्रैप वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू एट द एंड उसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पर ईयर डेप्रिसिएशन। तो वो हमारे पास कितनी आ रही है 1 लाख। कि हमारे पास जो डेप्रिसिएट हुआ है ट्रक हर साल वो कितना हुआ है 1 लाख का। डेप्रिसिएशन हमारी पर ईयर कितनी आ रही है 1 लाख रुपए, और इसे हम एडजस्ट करते हुए चलेंगे अपनी बुक्स के अंदर हर साल। तो ट्रक हमारे पास मौजूद था, लाइफ उसकी 8 ईयर थी, मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख थी, और हमने क्या किया एक छोटा सा फार्मूला लगाया। क्या किया कि ट्रक की जो कास्ट प्राइस थी उसमें से मार्केट वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को खत्म कर दिया। तो इसमें यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि कास्ट प्राइस, इसमें से हमने क्या किया है मार्केट वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अब वो स्क्रैप बन चुका है, हमारे इस्तेमाल का नहीं है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। तो ये इस तरह से हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है डेप्रिसिएशन फाइंड करने का। इसमें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल फिक्स रहती है, यानी कि 1 साल पहले 1 लाख पहले साल थी तो 1 लाख ही दूसरे साल रहेगी, और 10 साल के बाद ये अपनी वैल्यू ट्रक खत्म कर देगा, यानी कि 10 लाख हो जाएगी। तो 10 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। अगर हम इसको 10 साल इस्तेमाल करें तो उसके बाद इसकी वैल्यू नील हो जाएगी। तो हमारा ऐसे फुली डेप्रिसिएट हो चुका है। तो हमने इस डेप्रिसिएशन के मुताबिक क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस डेप्रिसिएशन को फाइंड करना है। हमारे पास कंडीशंस दी होंगी, इसी तरह जिसका मैंने यहाँ पर ट्रक लिखा उसकी लाइफ लिखी है और स्क्रैप वैल्यू लिख दी है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा, हमने क्या करना है एक मेथड लगाकर, जिस मेथड के जरिए हमसे पूछा गया है हमने वो मेथड लगाना है डेप्रिसिएशन का और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हम डेप्रिसिएशन को फाइंड करते हैं। तो ये आपने आज एक तरीका सीख लिया है कि यानी कि फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड। इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है और फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड भी कहा जाता है। ये जो आज हमने सीखा है, और नेक्स्ट हम इस मेथड के जरिए इंशाल्लाह क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स जो हैं इसके रिलेटेड इलिस्ट्रेशन या प्रॉब्लम्स जो हैं इसके रिलेटेड को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा हम एक बार फिर इसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन के साथ कुछ टर्म्स को रखा और उनका डिफरेंस देखा कि डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन और फ्लक्चुएशन में क्या डिफरेंस है। तो ये चारों डिफाइंस हैं जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ये बुक पर दी हुई है चैप्टर नंबर 25 है। ये आप इसमें फाइंड कर सकते हैं एम ए रनी की बुक से, वहाँ पर से आपने डिफाइंस को याद करना है, डेप्रिसिएशन की डिफाइन को भी याद करना है, अमोर्टाइजेशन, फ्लक्चुएशन, डिप्लेशन। तो इनका जो डिफरेंस है फ्लक्चुएशन एंड डेप्रिसिएशन का ये भी आपकी बुक में तफसीलन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी इलिस्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड या स्टैंडर्ड मेथड के जरिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।